हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केटिंग मैनेजमेंट के सीरीज़ के पार्ट 20 में आज हम समझेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर रियल लाइफ में किसी भी कंपनी, मार्केटर या फिर रिसर्चर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एनालाइज करना। तो आज मार्केट सेगमेंटेशन में हम मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी वेरियस अप्रोचेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ और समझते हैं हमारे आज के टॉपिक मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे मार्केट सेगमेंटेशन को समझने से पहले। सबसे पहले अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन या फिर उसके मीनिंग के बारे में समझते हैं तो मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा लार्ज या फिर हेट्रोजीनियस मार्केट को स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स में डिवाइड करता है जो कि होमोजीनियस नेचर के होते हैं। यानी कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग हैं वो आपस में सिमिलर हो। अब ये जो उनके बीच में डिफरेंसेस है वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के ऊपर वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी इनकम से उनको हम डिफ़र कर सकते हैं, उनकी एज से डिफ़र कर सकते हैं, वो फीमेल है या फिर मेल है, इस चीज़ पर भी हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन में जो रिसर्चर होती है या फिर जो कंपनीज होती है उनका काम होता है पूरी मार्केट में जो मौजूद लोग हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना और उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाना, किसी एक चीज़ को कॉमन लेके जहाँ पर उनकी जो नीड्स है, करेक्टरिस्टिक है, बिहेवियर है वो सिमिलर हो। जब जो कंपनी है वो काफ़ी ही ज़्यादा लार्ज डाटा या फिर लार्ज मार्केट को स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर में डिवाइड करती है तो हम उसको हर एक स्मॉल ग्रुप को सेगमेंट कहते हैं। तो यही हमारी मार्केट सेगमेंटेशन कहलाती है, जहाँ पर जो कंपनी है वो पूरी मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड करती है उनकी नीड्स एंड वांट्स के बेसिस पर। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में समझें तो जब जो कंपनी है वो बड़ी सारी मार्केट में से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स क्रिएट करती है और हर ग्रुप में जो लोग मौजूद होते हैं उनकी सिमिलर नीड्स करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब ये जो सेगमेंटेशन है वो हेल्प करती है कंपनी को उनकी नीड्स एंड वांट्स को अच्छे से समझने में, उनके अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करने में। मार्केट सेगमेंटेशन किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि ये काफ़ी ही ज़्यादा यूज़फुल होता है किसी भी मार्केटर, कंपनी या फिर रिसर्चर के लिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो किसी भी कंपनी के लिए आखिर क्यों ज़रूरी होता है और डिस्कस करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो हमारी सबसे पहली इम्पोर्टेंस होती है, इट इज़ की टू डिसाइड टारगेट मार्केट्स। यानी कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि जो हमारी मार्केट है उसमें हमें काफ़ी सारे लोग देखने को मिलते हैं जिनकी नीड्स एंड वांट्स अलग अलग होती है। और क्योंकि जो कंपनी है उसके पास उसके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए किसी भी पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो मार्केट में मौजूद सभी लोगों की नीड्स एंड वांट्स को एक ही बारी में एक साथ सेटिस्फाई कर सकें। तो इसलिए जो मार्केटर्स होते हैं वो मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस करते हैं ताकि जो मार्केट है वो उसे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सके और उसमें से ऐसी मार्केट ढूंढे जिनसे उन्हें प्रॉफिट अर्न हो और वो उनके जो रिसोर्सेज है वो कैपेबल हो उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद जो हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंस होती है वो होती है, इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। यानी कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है यहाँ पर हम एक सेगमेंट को चूज़ करते हैं जिसके लिए हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उनको सेल करके उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर जो भी सेगमेंट हम चूज़ करते हैं उसको हम टारगेट मार्केट बोलते हैं। यानी कि एक कंपनी जिस मार्केट को टारगेट करना चाहती है उसको हम टारगेट मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक कंपनी अपनी टारगेट मार्केट को चूज़ कर लेती है यानी कि सेलेक्ट कर लेती है तो उसके बाद उस कंपनी को अपने द्वारा बनाए गए या फिर प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज को उनको बेचना होता है। पर क्योंकि मार्केट में काफ़ी ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और कंज्यूमर्स अनअवेयर होते हैं कंपनी के न्यू प्रोडक्ट के बारे में,
तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज अपने कस्टमर्स तक या फिर अपनी टारगेट मार्केट की ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मार्केट सेगमेंटेशन होती है वो एक डीप एनालिसिस करती है हमारे टारगेट मार्केट में मौजूद कंज्यूमर्स के बारे में और उनके बारे में बताती है कि हम कौन सा मार्केटिंग मिक्स अपना सकते हैं जो कि हमारे बजट के अंदर हो और हमारी टारगेटेड मार्केट को अच्छे से रीच करें। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर सपोज़ हम ऐसे गुड्स बनाते हैं जो कि बच्चों के लिए है, फॉर एग्जांपल टॉयज़ वगैरह, तो यानी कि हमारा जो टारगेट मार्केट है वो चिल्ड्रन होते हैं। अब जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा टीवी पे कार्टून देखना पसंद करते हैं, ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर नॉवेल्स पढ़ना। तो हम जो भी हमारा कोई भी मार्केटिंग मिक्स चुनेंगे तो हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये होगी कि हम जो हमारे गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पर उन चैनल्स पर उनकी ऐड दिखाए जो कि कार्टून के चैनल्स हो, फॉर एग्जांपल हंगामा, पोगो, डिज्नी एक्सेट्रा, ना कि बड़े वाले चैनल्स पे या फिर सीरियल वाले चैनल्स पे। इसके बाद हमारी थर्ड इम्पॉर्टेंस होती है एक्सपेंशन विद डिफरेंशिएशन। यानी कि यहाँ पर क्योंकि हम हमारी एक पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के ऊपर ही सारा फोकस बनाए रखते हैं और उसके बारे में डिटेल एनालिसिस या फिर रिसर्च करते हैं, तो इससे जो कंपनी होती है वो अपने कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेती है और उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है। तो क्योंकि यहाँ पर डिटेल्ड रिसर्च की वजह से कंपनी के पास अपने कंज्यूमर्स की ज़्यादातर सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो इसलिए ये कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि वो अपने टारगेट कस्टमर्स की नीड्स को अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छे से समझे और ऐसे गुड्स बनाए जो कि कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे, ताकि जो आपके कस्टमर्स है वो आपके कॉम्पिटिटर से सामान ना खरीद कर आपसे सामान खरीदे। इससे आपकी सेल इंक्रीज़ होती है और आपकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में हेल्प होती है। इसके बाद हमारी जो लास्ट इम्पॉर्टेंस होती है वो होती है इट हेल्प्स इन काउंटर द चैलेंजेस ऑफ द मार्केट डायनामिक्स। यानी कि जो हमारी मार्केट या फिर हमारा इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा डायनामिक नेचर का होता है, जो हमेशा चेंज होता रहता है और कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। तो इसलिए किसी भी कंपनी या फिर मार्केटर के लिए अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉसिबल या फिर अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं अगर वो टाइमली बेसिस पर अपने इन्वायरमेंट को स्टडी ना करें और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स के अंदर चेंजेस ना करें। तो इसलिए किसी भी कंपनी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि मार्केट में बने और टिके रहने के लिए उसको टाइमली बेसिस पर मार्केट इन्वायरमेंट के एनालाइज करना होगा और बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही अपने पॉलिसी, स्ट्रेटजीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स हैं उनको भी रिफॉर्म करना होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आज की अगर हम सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ले तो आजकल की जो यंग जनरेशन है वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड फॉलो करने में लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले किसी चीज़ का ट्रेंड था तो अब वो चीज़ आउटडेटेड हो गई और मार्केट में कोई नई ट्रेंड आ गई। तो इसलिए अगर जो कंपनी है वो नए ट्रेंड को समझने में देरी लगाती है या फिर नए ट्रेंड के साथ उसी वक्त अपनी जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ है वो चेंज नहीं करती, तो फिर वो पीछे रह जाती है और उसका सारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आउटडेटेड हो जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी के लिए मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करती है उसको मार्केट में हो रहे चेंजेस के बारे में टाइमली बेसिस पर इन्फॉर्म करने में, ताकि वो टाइम रहते अपनी जो भी प्लान्स, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज़ है उनको रिफॉर्म, रीबिल्ड करे और किसी भी तरह के लॉस होने से अपने आप को बचा सके। अब हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की वेरियस अप्रोचेस के बारे में। जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो वेरियस अप्रोचेस में डील करती है। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें कि जब एक कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन
या फिर जब कोई मार्केटर मार्केट सेगमेंटेशन करता है जिसमें वो कंज्यूमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटता है, स्मॉल ग्रुप्स जिसे हम सेगमेंट कहते हैं, तो वो काफ़ी ही ज़्यादा फैक्टर्स या फिर एक बेसिस सिलेक्ट करता है। तो वो बेसिस कौन कौन से होते हैं वो हमें ये अप्रोचेस के बारे में बताती है। तो अगर हम वेरियस अप्रोचेस की बात करें तो आज हम मार्केट सेगमेंटेशन की मेन 4 अप्रोचेस को समझेंगे, जो होती है जोग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, behavioral segmentation. Starting with the very first segmentation, which is geographic segmentation. तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मार्केट सेगमेंटेशन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पर जो हमारा बिजनेस या फिर कंपनी होती है वो अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करती है उनकी लोकेशन के बेसिस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको डिवाइड करना चाहते हो तो आप उनको उनकी एज वगैरह फिर जेंडर के ऊपर नहीं बल्कि उनकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में सेलेक्ट करोगे। यानी कि आप अपने नॉर्थ के जो भी कंज्यूमर्स हैं जिनको आपको लगता है कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज उनके लिए प्रोड्यूस करके उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, उन सबको आप अलग रखोगे और उनकी एक सेगमेंट बना दोगे। ऐसे ही आप ईस्ट साउथ वेस्ट चारों डायरेक्शन की अपनी अपनी डिफरेंट सेगमेंट्स बनाओगे और उनको एनालाइज करोगे कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किस सेगमेंट की नीड्स को सबसे अच्छे से सेटिस्फाई करेगी और आपको इन चारों सेगमेंट में से कौन सी सेगमेंट या फिर कौन से पेयर ऑफ सेगमेंट्स को चूज़ करना है जहाँ पर फाइनली आप अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचना चाहते हो। जो जोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर आप कंज्यूमर्स को ग्रुप करते हो उनकी जोग्राफिकल यूनिट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इसमें आप सेगमेंटेशन कंट्रीज़ के बेसिस पे कर सकते हो, यानी कि इंडिया के कंज्यूमर्स को अलग आपने एनालाइज करना है, नेपाल के अलग, पाकिस्तान के अलग। रीजन के बेसिस पर कर सकते हो कि हिंदू को क्या पसंद है, मुस्लिम कैसा सोचते हैं, क्रिश्चियन कैसा करते हैं। सिटीज़ के बेसिस पर भी आप एक स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटीज़ के ऊपर भी अपनी सेगमेंटेशन कर सकते हो बेटर एनालिसिस के लिए। यहाँ तक कि आप डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स भी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको समर रिलेटेड क्लोथ्स या प्रोडक्ट्स बनाने हैं या फिर विंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जो जोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है वो कंपनी को हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट्स बनाने में, मार्केटिंग के मैसेज स्ट्रेटेजीज़ और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली स्ट्रेटेजीज़ को बिल्ड करने में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जोग्राफिक सेगमेंटेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप इंडियन पीपल को देखोगे तो वो ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेज के कंपेयर में वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट वही अगर आप फॉरेनर्स की बात करते हो तो जो फॉरेनर्स होते हैं वो नॉन वेज प्रेफर करते हैं, ना कि वेज मील। इसके बाद हमारी सेकंड टाइप या फिर सेकंड अप्रोच ऑफ सेगमेंटेशन होती है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है वो काफ़ी ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मार्केट सेगमेंटेशन में से एक है। ये एक ऐसी मार्केट सेगमेंटेशन है जहाँ पर आप अपनी मार्केट के कंज्यूमर्स को डिवाइड करते हो उनकी पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। यानी कि जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हो तो उससे पहले आप जो ग्रुप्स बनाते हो वो उनके या तो एज के बेसिस पे होते हैं, यानी कि आप यंग पीपल को लेना चाहते हो, चिल्ड्रन के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या फिर ओल्ड जनरेशन के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करना चाहते हो। इसके अलावा आप जेंडर के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको मेल के लिए प्रोडक्ट बनाने हैं या फिर फीमेल के लिए। और आप इनकम के बेसिस पर भी अपनी जो है सेगमेंटेशन कर सकते हो कि आपको हाई इनकम लोगों के लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो और प्रीमियम हो, या फिर आपको लो या फिर मिडिल इनकम वाले लोगों के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है और ये मार्केटर टू मार्केटर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को बेसिस रख कर अपनी मार्केट सेगमेंटेशन कंडक्ट करना चाहते हैं। जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप कस्टमर्स को ग्रुप करते हो इस बेसिस पे कि आखिर वो है कौन, हु दे आर, यानी ना कि कहाँ वो रहते हैं उससे आपको फ़र्क पड़ता है।
जो बिजनेसेस है वो ये अप्रोच इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो डेमोग्राफिक डाटा होता है वो इजी टू कलेक्ट होता है। यानी कि आपको ये डाटा कलेक्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यहाँ तक कि आप गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं लोगों के, वो भी रेफ़र कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन जनरेशन के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आप अगर मान लीजिए कि इनकम के बेसिस पर सेगमेंटेशन कर रहे हो, तो अगर आपकी जो सेगमेंटेशन है वो आप अपनी टारगेट मार्केट लो इनकम ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हो, तो वो चीपर प्रोडक्ट्स ख़रीदना पसंद करेंगे। यानी कि आप जो प्रोडक्ट्स बनाओगे वो अफोर्डेबल होएगे, क्वालिटी वाइज ओके ओके होएगे और ज़्यादा क्वांटिटी में होगे, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है वो कम हो सके और आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो, ताकि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो। पर अगर वही आपकी जो टारगेट मार्केट है वो हाई इनकम पीपल है, तो आप ब्रांडेड और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाना प्रेफर करोगे, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी के हों। इसके बाद थर्ड अप्रोच होती है हमारी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के बारे में। जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है वो एक ऐसी टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन है जहाँ पर आप अपने कंज्यूमर्स को डिवाइड करते हो उनके साइकोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में। यानी कि उन पर्सन की लाइफस्टाइल कैसी है, वो किन वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, क्या क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ना कि उनकी फ़िज़िकल या फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। हमने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में डिस्कस किया कि ये वो लोग होते हैं जो कि कस्टमर्स के बारे में बताते हैं कि जो कस्टमर है वो आपका कौन है, मतलब बच्चा है, बूढ़ा है, कम पैसे कमाने वाला है, ज़्यादा पैसे कमाने वाला है। तो जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करता है, तो वो अपने माइंड में उस चीज़ को परचेज़ करते वक्त क्या चीज़ ध्यान रखता है। यानी कि वो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ क्यों करना चाहता है। उसको ये प्रोडक्ट इसलिए परचेज़ करना है क्योंकि उसको इसकी सच में ज़रूरत है, उसको इसकी नीड एंड वांट है, या फिर वो लोगों को दिखाने के लिए, ताकि उनको दिखे कि हाँ मेरे पास भी ये प्रोडक्ट है, इसलिए परचेज़ करना चाहता है शो ऑफ मोटिव से। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगर दो इंडिविजुअल सेम एज के हैं और सेम इनकम अर्न करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो ब्रांड्स को लेकर सोच हो वो भी सेम हो। यानी कि अगर एक पर्सन है वो ज़्यादा सेविंग्स पर ध्यान देता है और अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना चाहता है, तो वो हमेशा से ओके ओके या फिर मिडिल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही खरीदेगा, ताकि उसका पैसा भी बचे और उसके जो कपड़े हैं वो भी अच्छे हो। पर वही अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ खुल के जीना चाहता है और वो फ्यूचर से ज़्यादा प्रेजेंट में रहना चाहता है, तो वो अपनी जो भी कमाई है वो अपनी प्रायोरिटीज़ को देगा और फैशन, ट्रेंडी, स्टाइलिश कपड़े ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करेगा। इसके बाद हमारी लास्ट टाइप या फिर अप्रोच ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन होती है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होती है वो एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि हमारे कस्टमर्स को डिवाइड करती है उनके बिहेवियर, उनके परचेजिंग पैटर्न, उनके यूसेज, या फिर जब वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं उसके बेसिस पर। ये सेगमेंटेशन पहली 3 डिस्कस की हुई सेगमेंटेशन से अलग है, क्योंकि डेमोग्राफिक में हमने समझा था कि जो कस्टमर्स है वो एक्चुअल में कौन है। साइकोग्राफिक में देखा था कि जो कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट क्यों ख़रीदना चाहते हैं, कि उनका एक पर्टिकुलर ब्रांड या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ख़रीदने के पीछे क्या रीज़न होता है। पैसे बचाना, पैसे खर्चना, लोगों को दिखाना, या फिर अपना खुद का काम बनाना। इसके अलावा जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होती है वो एक ऐसी सेगमेंटेशन होती है जहाँ पर जो कंज्यूमर है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड या फिर प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी कि ये उसके परचेजिंग पैटर्न पे ध्यान देती है। यहाँ पर ये ज़्यादातर आफ्टर परचेज सर्विसेज के अंदर आती है, जहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को देखते हो और उसे ऑब्ज़र्व करते हो कि आपका प्रोडक्ट एक बार यूज़ करने पर उस कस्टमर के माइंड पे आपके प्रोडक्ट को लेके कैसा इम्पैक्ट जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देखते हो कि आपका जो कंज्यूमर है वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करके और उसे परचेज़ करके सेटिस्फाई हुआ है या फिर डिससेटिस्फाई हुआ है। अगर आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है
तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो रीबाय करेगा। पर अगर उसे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हो सकता है कि वो आगे चल के फ्यूचर में कभी भी आपकी ब्रांड का कोई और प्रोडक्ट भी ट्राई ही ना करे। तो ये एक ऐसी एस्पेक्ट या फिर सेगमेंटेशन है जो कि इंक्लूड करती है आपकी परचेज़ की फ्रीक्वेंसी को। यानी कि आप जो प्रोडक्ट है वो कितनी बारी परचेज़ करते हो और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ करते हो। मतलब आप हफ्ते में एक बार उसे परचेज़ करते हो, एक महीने में एक बार उसे परचेज़ करते हो, या फिर पूरे साल में एक बार परचेज़ करते हो। आपकी ब्रांड लॉयल्टी क्या है, यानी कि आप उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स प्रेफर करना चाहते हो या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट ट्राई करने का शौक़ है। आपका स्टेटस क्या है, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो आपके स्टेटस से भी मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो काफ़ी ही ज़्यादा हाई पोस्ट पे है और बहुत अच्छा अर्न करता है, तो उसके हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड होता है कि अगर मैं सस्ते प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तो सोसाइटी में मेरी क्या वैल्यू होगी। तो इसलिए वो सोसाइटी में दिखाने के लिए अपना स्टेटस जान करके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स प्रेफर करता है। इसके अलावा आपके फेस्टिवल और ओकेज़न भी आपके बिहेवियरल सेगमेंटेशन में इंक्लूड होते हैं। यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे ना खरीद के फेस्टिव सीजन्स में ख़रीदते हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ सीजनल सेल्स के ड्यूरिंग ही ख़रीदते हैं। जैसे कि गर्मियों में कूलर, विंटर्स में एसी, गर्मियों में कूलर, विंटर्स में आपका हीटर हो गया। और जो कुछ चीज़ें होती है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स वो आप रेगुलर बेसिस पे ख़रीदते हो, फिर चाहे आपको उसमें डिस्काउंट मिले या ना मिले, आपको वो भी मैटर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध, दही, ब्रेड, या फिर जो रोज़ के हमारी आइटम्स होती है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट नहीं भी मिलता तब भी आप उसे परचेज़ करते हो, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको मार्केट सेगमेंटेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी डिफरेंट अप्रोचेस अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।